विश्वविद्यालय या BHU के बिगाड़ने का काम करते हैं और ऐसी पीढ़ी के लिए, समाज के लिए ये अभिनेता नेताओं की तमाम आरोपबाजी चल रही है, उसको लेकर के क्या सियासतदानों को क्या नसीहत हो? क्या देखिए, अब किसी को नुकसान। मन सिंह वर्मा जी फिलहाल मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। कहानी कैसे, ये सफर कैसे तय हुआ और ये कारवा कैसे? इसलिए थोड़ा ये काम करने में बहुत खुशी है हमको। था उसको लेकर आज की तारीख में सबसे नमस्कार, सिटी न्यूज़ में आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज सिटी टॉक में हम बात करने वाले हैं प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायत साथ ही साथ सहकारिता मंत्री सम्मानीय श्री गोपाल भार्गव जी से। भार्गव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम। नमस्कार। गोपाल भार्गव जी से जानने की कोशिश करेंगे कि कृषि प्रधान हमारे इस देश में किस तरह से मध्य प्रदेश में वो ग्रामीण विकास का एक सपना देखते हैं और खासतौर पर उनका मंत्रालय आने वाले बजट में क्या कुछ मध्य प्रदेश को देने वाला है और हिंदुस्तान के दिल को क्या कुछ नई सौगातें अब मिलने वाली हैं, क्योंकि देश में मोदी सरकार है और प्रदेश में शिवराज सरकार है। भार्गव जी, सबसे पहला सवाल जो लाजमी है ग्रामीणों की तरफ से आता है, किस तरह से आप ग्रामीण विकास के संभावनाएं देखते हैं मध्य प्रदेश में खासतौर पर? समग्र ग्रामीण विकास अपने आप में मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरी परिकल्पना का एक आदर्श सोच है। हर गांव के लिए अप्रोच को पक्की सड़क हो, 12 सड़क, मय पुल पुलियों के, पंचायत का अपना भवन हो, भवन के अंदर यदि कोई अतिथि आ जाए तो उसके रुकने की व्यवस्था हो, किसी सरकारी कर्मचारी को या अन्य व्यक्ति को दौरा करना हो तो उस भवन में उसके लिए एक अतिथि कक्ष हो, जो कि मैंने व्यवस्था की है। नए पंचायत भवन जो बन रहे हैं उनमें ये सारी व्यवस्थाएं हैं, सचिव के बैठने की, सरपंच के बैठने की, और इसके अलावा मीटिंग हॉल। इसके साथ ही उसमें अभी हमारी नई जो पद्धति शुरू हो रही है भुगतान की, उसमें ATM तक की व्यवस्था हम ग्राम पंचायत के स्तर पर कर रहे हैं। गांव के अंदर साफ सफाई रहे तो पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत गांव की सारी आंतरिक सड़कें जो है, इनको हम गली भी कहते हैं, उन गलियों का 100% सीमेंटकरण का काम, सीमेंटेड गलियां हो गांव की, जिसमें कीचड़ ना हो, मच्छर ना हो, गंदगी नहीं हो, इसके लिए नाली के, ड्रेनेज के, ये सारी व्यवस्था उसके। गांव की महिलाएं खुले में शौच ना करें, पुरुष शौच ना करें, गांव के लोग घर के अंदर ही शौच करें, इसके लिए सभी गांव में एक तो पेयजल व्यवस्था और पेयजल के साथ ही शौचालयों के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो, इसलिए हमने हमारा जो टोटल सैनिटेशन प्रोग्राम चलता है या हमने मर्यादा अभियान में उसका नाम दिया है, उसके अंतर्गत शौचालयों की व्यवस्था। फिर गांव में अपना बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल हो, जिस स्तर का गांव हो, जितनी जनसंख्या का गांव हो, लेकिन हमारा ये है कि न्यूनतम कम से कम प्रत्येक गांव में प्राइमरी स्कूल तो होना ही चाहिए। तो प्राइमरी स्कूल हमने 100% गांव में व्यवस्था भी कर दी, मजरे टोलों तक में। फिर जो 10-5 गांव है उनका क्लस्टर बना के एक गांव के ऊपर सब हेल्थ सेंटर, उप स्वास्थ्य केंद्र, इसकी व्यवस्था हमने कर दी। एक आंगनबाड़ी भवन, बच्चों को, छोटे बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था, उनके लिए तत्काल बना हुआ रेडी टू ईट जो है हमारा, उसकी व्यवस्था। हाँ, तो ये सारी की सारी व्यवस्थाएं, दोपहर में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, ये सारी एक तरफ स्वास्थ्य की, दूसरी तरफ शिक्षा की, कुपोषण को दूर करने की, गांव में स्वच्छता की, शुद्ध पेयजल की, गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क मार्ग की, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं। फिर जो लोग वहाँ पर बेघर हैं, जिनके पास में कच्चे मकान है या घास फूस के मकान में रहते हैं, चटाई के मकान बना के रहते हैं, पॉलीथीन इत्यादि के छत का या उसका उपयोग करते हैं, उससे मकान को ढके रहते हैं, इनके लिए हमने अपनी मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करके, कुछ IAY से भी है, तो इनके लिए हमने आवासों की व्यवस्था हमने की है। तो जो भी आवासहीन लोग हैं, जिनके पास पक्की छत नहीं है, उन सभी लोगों के लिए आवास की व्यवस्था भी, हाँ, ये सारी की सारी
और अब खेतों तक जाने के लिए भी हमने खेत सड़क योजना शुरू की है, जो कि बहुत तेज़ी के साथ में चल रही है। और हजारों सड़कें हमारे इस राज्य में खेत सड़क योजना के अंतर्गत बन रही हैं, निर्माणाधीन है। और अब गांव में जो खेत तक जाने की है व्यवस्था वो भी हो जाएगी। तो मैं मान के चलता हूँ एक समग्र सोच गांव के अंदर सभी व्यवस्थाएं। और इसके अलावा फिर एक बात और है कि स्किल डेवलपमेंट की, लोग स्वरोजगार जो है गांव के अंदर ही जनरेट करें। तो हमारा जो NRLM का कार्यक्रम है, हमारी जो आजीविका प्रोग्राम भी चलता था, इसके माध्यम से हम गांव के अंदर लोगों के लिए वहीं रोजगार जनरेट करके और वहीं पे हम उनके लिए रोजगार की व्यवस्था और आय की व्यवस्था, जो कुछ सेल्फ डिपेंड हो, सरकार के ऊपर आश्रित नहीं रहे, राज्य पोषित नहीं रहे, नौकरी के लिए ना घूमे, तो स्वरोजगार की व्यवस्था। और जिन लोगों के पास में हुनर है, उसके लिए कोई धंधा करना है, उसके लिए हमने ग्रामीण हाट बाजार योजना शुरू की। तो हम 300 करोड़ रुपए की लागत से राज्य में ऐसे स्थान जहाँ पर हाट बाजार लगते हैं या बड़े गांव हैं, वहाँ पर हम 15-20 लाख रुपए की लागत से दुकानें बना के भी बहुत कम, जो पंचायत के द्वारा वो होंगी नीलामिला, बहुत कम रेंट पर या फिर बिना रेंट के भी जो भी लोग चाहें, छोटी बहुत कारीगर है अपनी दुकान वहाँ पर लगाए, सब्जी वाला भी लगा सकता है, सैलून वाला भी, नाई भी, जो भी है अपना केश कर्तन वाला वो भी काम कर सकता है, टेलर भी अपनी वहाँ पर टेलरिंग का काम कर सकता है, आजीविका, बेल्डिंग वाला बेल्डिंग कर सकता है, और अन्य कोई मिट्टी का काम करता हो, घड़े इत्यादि बनाने का, तो उसके लिए भी तो 10-15 दुकान इस तरह से। तो ग्रामीण हाट की परिकल्पना जो है हमारी, ये हाट बनना शुरू हो गए। लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट का, उनको हुनर सिखाने का काम ये भी शुरू हो गया। और अब जैसा हमारे राज्य में हमने शुरू किया है, मुख्यमंत्री ने भी युवा स्वरोजगार योजना, इसके अंतर्गत भी, और आज कैबिनेट में एक फैसला हुआ है कि 2-3 योजनाएं जो हमारी चल रही हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, खासतौर से एम्प्लॉयमेंट की जो 3 योजनाएं हैं, इन सभी को मर्ज करके और ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्रों में भी हालांकि है, इन लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना और सरकारी गारंटी पे उनके लिए बैंकों से ऋण दिलाना, ये सारी की सारी, और ब्याज मुक्त ऋण, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं। तो हर गांव जो है अपने आप में स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करेगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं बुनियादी बातों से, थोड़ा सा आने वाले नगरीय निकाय चुनाव की तरफ जाते हैं। एक बड़ी चुनौती है मध्य प्रदेश में, हालांकि अब देश में मोदी सरकार है, प्रदेश में शिवराज सरकार है। ऐसे में क्या लगता है नगरीय निकाय चुनावों को किस दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि पंचायतों के चुनाव से बहुत सारे जो है रुझान देखने को मिलते हैं चीज़ों सरकार। नगरीय निकाय चुनाव के बारे में मेरा शुरू से अनुभव रहा है कि राज्य में जिस दल की सरकार होती है, जिस पार्टी की सरकार होती है, नगरीय निकायों के परिणाम भी, चाहे वो महापौर के हों, नगर निगम क्षेत्रों में, चाहे वो नगर पालिकाओं के हो, नगर पंचायतों के हों, या पार्षदों के चुनाव हो, मैंने देखा कि अधिकांश में जो राज्य में पार्टी गवर्नमेंट में खुद सत्ता में होती है, उसी के अनुकूल परिणाम आते हैं। और इसलिए भी आते हैं क्योंकि सरकार से संबंधित बहुत से काम स्थानीय निकायों को पड़ते हैं और उनको करवाना होते हैं। तो लोग अपनी सुविधाएं देखते हैं कि हाँ, हमें फंड्स मिलेंगे, विकास होगा, सारी चीज़ें, इसलिए हम भी उसी पार्टी के लिए चुने जो राज्य में सरकार चला रही है। और अब तो भारत में और देश में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी है। तो इस कारण से लोग, मैं सोचता हूं कि जहां तक वो समझदार हैं और आजकल बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, तो इस कारण से बहुत ही अनुकूल परिणाम आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नगरीय निकायों के भी रहेंगे और हमारे पंचायती राज संस्थाओं के भी रहेंगे। अब तक ऐसा होता है कि राज्य सरकार आरोप लगाती है कि केंद्र से जो मदद मिलना चाहिए वो नहीं मिलती है। अगर पिछले राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो यूपीए सरकार पर कई सारे आरोप लगाए। अब क्या लगता है? नहीं, पहले ये बात अवश्य थी, पक्षपात तो होता था। जैसे हमें जितने सड़कों की जितनी राशि की आवश्यकता थी वो नहीं, रोजगार गारंटी में भी समय पर पैसा नहीं मिलता था, तो मजदूर काम के लिए भटकते थे। ये आवास जो है हमारा, जो कुटीर, जो इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कुटीरें मिलती हैं, अब 75,000 कुटीरें कुल राज्य के लिए पिछले वर्ष मिली, यही आवंटन इस वर्ष था। तो 52,000 ग्राम है राज्य में, 52,000 गाँव में 75,000 कुटीरें, मतलब एक गांव के ऊपर 1.5 कुटीर। तो किसी में 2 हो जाएगी, किसी में 1 रह जाएगी। तो मैं मान के चलता हूं कि इस तरह से तो आवासहीनों की संख्या हम कम नहीं कर सकते, ये तो जिंदगी लग जाएगी, लोगों की ख़त्म हो जाएगी।
तो इस कारण से मैंने देखा कि हमने कभी जब भारत सरकार से मांग की पिछली सरकार में कि भाई आपने बिहार को 6 लाख दी एक वर्ष में, आंध्र प्रदेश को भी इतनी ही 6 लाख दी, लेकिन आप मध्य प्रदेश के लिए सिर्फ 75,000 दे रहे हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा वैसा दुनिया भर की बहानेबाजी। अब मुझे लगता है कि ये, क्योंकि अभी मैं भेदभाव खत्म हो पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री के साथ में जो अभी प्रभारी जिनके पास विभाग है ग्रामीण विकास विभाग, गडकरी जी से मिला था, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि नहीं इस कमी की हम भरपाई करेंगे, इसकी पूर्ति करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार जो है सहकारिता पर सहकारिता की जो क्षेत्र में संभावनाएं हैं उस पर बात होती आई है, और मध्य प्रदेश को अक्सर एक गढ़ माना जाता है सहकारी साख संस्थाओं का, सहकारिता में विस्तार का। खासतौर पर मालवा और निमाड़ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ से काफ़ी सारी संस्थाओं की जो है नाम सामने आते हैं जो सहकारिता के गढ़ भी मानेंगे, और सहकारिता जगत के जो नेता भी वहाँ से निकलते हैं। लेकिन इन दिनों मध्य प्रदेश में कहीं सहकारिता में विस्तार या विकास नहीं दिखाई देता है, इसके पीछे क्या कारण आप देखते हैं? ये बात सही है कि सहकारिता मालवा में जितनी सुदृढ़ रही है निमाड़ में, जी हमारे राज्य के दूसरे अंचलों में उतनी सुदृढ़ नहीं रही। आज भी हमारे जो जिला सहकारी बैंक हैं या सहकारी संस्थाएं हैं, उनका जितना अच्छा काम और पारदर्शिता का काम जितना मालवा के जिलों में है या निमाड़ के जिलों में है, उतना काम हमारे दूसरे अंचलों में नहीं है। जी हमारी कोशिश है कि बेहतर व्यवस्था हम दूसरे अंचलों में भी करें, और सहकारिता में लोग निजी लाभ के लिए नहीं बल्कि एक जो मूवमेंट है सहकारी पूरा आंदोलन, इस भावना के साथ जुड़े और उसके लिए बेरोजगारों के लिए रोजगार देने का एक माध्यम बनाए वो। तो इसके लिए अलग अलग तरह की संस्थाएं खड़ी करने का काम, जैसे मैं 5-6 साल पहले जब कोऑपरेटिव मेरे पास में ही था, फिर से हो गया है, बीच का ये अंतराल आ गया, तो मैंने बहुत सी संस्थाएं खड़ी करने का काम किया जिसमें मुझे लगता है कि बहुत उपयोगिता आज के समय उनकी है। जैसे सीड फेडरेशन है, बीज संघ। मुझे मालूम था कि राज्य का जो हमारा बीज निगम है वो अब इस बीज उत्पादन के क्षेत्र में, बीज बनाने के क्षेत्र में, प्रदाय करने के क्षेत्र में बहुत प्रभावी नहीं रहा है। तो इस कारण से मैंने राज्य में जितने भी बीज उत्पादक सहकारी समितियां थीं सबको बुलाया, सबका एक फेडरेशन बनाया, और मुझे कहते हुए खुशी है कि वह फेडरेशन आज सीड के मामले में, सीड जो प्रामाणिक सीड है उसके उत्पादन के मामले में देश के अंदर सबसे बड़ी संस्था है वो। हाँ, तो फेडरेशन ही बनाया जीरो बजट से, राज्य सरकार का एक पैसा भी आज तक उसके लिए नहीं मिला। मैं उसका संस्थापक अध्यक्ष था पहले और आज भी हूँ, और मैंने देखा कि उस समय हमें जो उससे थोड़ी बहुत संस्थाओं के लिए जो राशि मिलती थी उसी का कुछ प्रतिशत हमने अपनी जो सदस्य थे उनसे लेना शुरू किया। तो मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारा एक अपना अलग फंड बन गया और राज्य आधारित कोई भी हमने सहायता नहीं ली। मैं मान के चलता हूँ कि ज़िंदगी के कई क्षेत्र ऐसे हैं, हमारे जनजीवन के कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनसे सहकारी संस्थाएं खड़ी करके और हम लोगों के लिए रोज़गार देने का काम भी कर सकते हैं, लाभ पहुंचाने का भी कर सकते हैं, और कई दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी काम करें। इसको हम और विस्तार देना चाहते हैं। हमारी कोशिश ये है कि हर संभागीय स्तर पर एक दुग्ध संघ होना चाहिए। अभी हमारे 5 दुग्ध संघ हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, और भोपाल है, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, 5 दुग्ध संघ हैं हमारे। एक सागर दुग्ध संघ है। उसके बाद में हमारी कल्पना है कि रीवा में भी हम एक काम शुरू करें और भी जगह शुरू करें। तो ये भी एक बहुत अच्छा काम है दुग्ध उत्पादन, क्योंकि कृषि के भरोसे यदि हम रहे तो किसान उतना समृद्ध नहीं हो पाएगा। कृषि तो ऐसा है कि एक बार बोनी कर दी उसके बाद फिर कटाई के समय ज़्यादा काम आता है, लेकिन दुग्ध उत्पादन एक ऐसी चीज़ है कि लगातार 12 महीने वो काम देता है, और जो दुग्ध उत्पादक के जो व्यक्ति है, कृषक है, वो 12 महीना उससे आय प्राप्त करके वो अपना दैनंदिन खर्च में उसका उपयोग कर सकता है। तो एक अच्छा, हाँ, क्योंकि फुटकर दूध बेचने से तो उसकी सही कीमत मिलती नहीं है। तो ये अच्छा है, प्रामाणिक दूध बिके और दुग्ध संघों के माध्यम से बिके। दिशा में भी कदम उठा रहे हैं। हाँ, तो कई ऐसी संस्थाएं और ऐसे विषय हैं, ऐसे विभाग या ऐसे कार्यक्रम हो सकते हैं कि जिनके माध्यम से हम उनको सहकारिता में उनको लाके और ये काम शुरू कर सकते हैं। जी, अंत में आम बजट को जो है जनता बड़े ही उम्मीदों से देख रही है। ऐसे में आपके मंत्रालय से, आपके विभाग से मध्य प्रदेश के दिल यानी कि हिंदुस्तान को क्या कुछ मिलने वाला है? किस तरह से जनता की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी शिवराज सरकार के आम बजट के साथ?
देखिए, सहकारिता का जहाँ तक सवाल है तो स्वामित्व पोषित, इसमें तो कुछ एनसीडीसी के हमारे प्रोजेक्ट जो आईसीडीपी चलते हैं भारत सरकार से कुछ सहायता प्राप्त, इससे ज़्यादा कुछ हाँ। लेकिन ग्रामीण विकास जहाँ तक है और सामाजिक न्याय, इसमें हमें भारत सरकार से काफ़ी फंड मिलते हैं, काफ़ी योजनाएं भी हर साल या 2-3 साल में एक आध नई योजना शुरू हो जाती है, जिसमें राज्य का भी कुछ अंश होता है लेकिन बड़ा अंश भारत सरकार का होता है। तो ऐसी कई योजनाएं हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि यह विभाग जो मेरा है यह केंद्र सरकार की सहायता पर बहुत ज़्यादा आधारित है और इस कारण से मैं मान के चलता हूं कि हर साल इसके बजट में वृद्धि बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज भी 70% आबादी राज्य की ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और मेरी शुरू से कल्पना ये रही है कि गांव से शहर की तरफ पलायन नहीं हो। शहर जिस तरह से बेतहाशा और बेतरतीब अनियंत्रित तरीके से जिस तरह से बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, वाहनों की संख्या बढ़ रही है, सब कुछ है, प्रदूषण बढ़ रहा है, सारी चीज़ें हैं। हमारे एक एक गांव का आदमी गांव में रहे, वहीं पढ़ने लिखने की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सारी सैनिटेशन की सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे हों, बिजली की व्यवस्था हो, सारी चीज़ें यदि हों तो मैं मान के चलता हूँ कि शहर नहीं आएगा आदमी। सड़कें हों, आजू बाजू के गांव के लोग गांव में रहेंगे, 10-15 मिनट में 20 मिनट में शहर आ जाएंगे। तो गांव के ऊपर जो बोझ बढ़ रहा है, शहरों के ऊपर जो बोझ बढ़ रहा है, गांव उस बोझ को कम कर सकते हैं। तो हमारा शुरू से आज मुझे कहते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि जिसमें आज भी ग्रामीण आबादी का संतुलन ठीक है। कई राज्यों में 50-50 हो गया, 50 ग्रामीण और 50 अर्बन है, लेकिन मध्य प्रदेश में आज भी लगभग 70% आबादी ग्रामीण है और 30% शहरी है। तो हमें कहते खुशी है कि इस संतुलन को हमने बिगड़ने नहीं दिया और हम और अच्छे प्रयास करेंगे तो फिर गांव का ये पलायन और ज़्यादा रुकेगा। जाते जाते देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उन्होंने एक नारा दिया था चुनाव से पहले कि अच्छे दिन आने वाले हैं। मध्य प्रदेश में कब अच्छे दिन आने वाले हैं? नहीं, हालांकि देखो, राज्य सरकार ने काम किया है, पिछले 10 वर्षों में काफ़ी काम किया है, सभी लोग इस बात को सराहते हैं और 3-3 बार चुनाव जीतना और ज़्यादा सीटें मिलना इस बात का प्रतीक है कि निश्चित रूप से काम हुआ है। लोगों ने सड़कों के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में, सारे ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में, सारे विषयों में काम हुआ है। हायर एजुकेशन के लिए भी मेडिकल और ज़्यादा कॉलेज खुले और ज़्यादा सीटें बढ़ी, सारी की सारी चीज़ें। पहले तो डॉक्टर बहुत कम होते थे और ज़्यादा डॉक्टर उपलब्ध हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों के पद भरे जा रहे हैं और ज़्यादा उच्च शिक्षा की व्यवस्था हो रही है, तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था हो रही है, ITI ज़्यादा से ज़्यादा खोले जा रहे हैं। इस प्रकार और ज़्यादा वो प्रतिष्ठित संस्थान IIT, IIM वगैरह ये मध्य प्रदेश में शुरू हुए हैं। मैं मान के चलता हूँ कि राज्य ने काफ़ी प्रगति की है इन 10 सालों में और सोशल सेक्टर की जो सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं उनमें भी काफ़ी हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, अच्छा रिकॉर्ड रहा है। चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, चाहे हमारा तीर्थ दर्शन योजना हो, कोई भी योजना हो, तो सामाजिक सरोकार के कामों से लेकर विकास तक के काम राज्य ने काफ़ी किए हैं और जनता ने उसे सराहा है और जनता ने आशीर्वाद दिया है। तो मान के चलता हूँ कि यही हमारे लिए प्रसाद है। बिल्कुल। चलिए, हमसे खास बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जिस तरह से जनता की जो तमाम सरोकार से जुड़ी बातें हैं उस पर अपनी बेबाक राय रखी। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के लिए बहुत कुछ होने वाला है और खासतौर पर ग्रामीण भारत को बहुत कुछ मिलने वाला है, ऐसा कहना है प्रदेश के सम्मानीय मंत्री श्री गोपाल भार्गव जी का। सिटी न्यूज़ के खास प्रोग्राम सिटी टॉक में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे एक और जानी मानी शख्सियत के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरा पर्सन राकेश राठौर के साथ धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। विश्वविद्यालय या BHU के का बिगाड़ने का काम करते हैं और ऐसे पीढ़ी के लिए, समाज के लिए ये अभिनेता नेताओं की तमाम आरोपबाजी चल रही है, उसको लेकर के क्या सियासतदारों को क्या नसीहत होगी? देखिए, अब किसी को नुकसान। मन सिंह वर्मा जी फिलहाल मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। कहानी कैसे, ये सफर कैसे तय हुआ और ये कारवा कैसे? इसलिए थोड़ा ये काम करने में बहुत खुशी है हमको। था उसको लेकर आज की तारीख में सबसे निवेश प्रभावित हो रहा है।